Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of newspaper analysis. आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में जो इम्पोर्टेंट थीम्स है, जो इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक्स है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट थीम्स देख लेते हैं, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट आज थीम्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में दिया हुआ। तो सबसे पहला देख लेंगे जीएसटी पर चर्चा है, जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। तो हम लोग देखेंगे जीएसटी क्या होता है और क्या रिलेटेड न्यूज़ है आपको हेल्थ इंश्योरेंस से। और सेकेंड जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा है आपको डीएम एक्ट। डीएम एक्ट यहाँ पर क्या हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड एनडीएमए रोल। एनडीएमए क्या हो गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रोल। तो हम लोग देखेंगे कि यह मतलब एक्सप्लेन सीरीज में आपको दिया गया डीएम एक्ट और एनडीएम एक्ट, क्या डीएम एक्ट होता है, उसके तहत कौन सा मतलब रूल्स है, क्या प्रोविजंस है, और एनडीएमए एक्ट में ये इसमें क्या प्रोविजंस है, ये कौन कौन सा मतलब कौन सा नोडल मिनिस्ट्री है, किसके अंदर में ये आता है, ये हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपको येन कैरी ट्रेड। येन जानते हैं, जो येन होता है आपको ये कौन सा मतलब कंट्री का करेंसी होता है, या येन जो होता है ये जापान का करेंसी होता है, ये जापान का। तो येन कैरी ट्रेड ये एक टर्म है जो इकोनॉमिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। ये आपको मतलब प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ये कैरी ट्रेड क्या होता है। तो ये हम लोग देखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो टॉपिक है प्रपोज्ड मालवा कैनाल। ये अभी मतलब मालवा कैनाल बना ले, लेकिन इसे प्रपोज किया गया है, मतलब पंजाब गवर्नमेंट इसे प्रपोज किया कि मालवा कैनाल बनाया जाए, जिससे कारण जो खेती है आपको मतलब जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें क्या हो सके, इरिगेशन हो सके। और जो वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो वाटर वहाँ पूरी तरह अवेलेबल नहीं है, इरिगेशन आपको ज़्यादा होता है। आप जानते हैं कि वहाँ राइस कल्टिवेशन या वीट का कल्टिवेशन ज़्यादा होता है। तो इसके कारण क्या इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मालवा कैनाल आपको प्रपोज किया गया। तो ये देखेंगे इससे रिलेटेड क्या मतलब इश्यूज़ हैं, क्या मतलब प्रॉब्लम आपको पंजाब गवर्नमेंट में, वो हम लोग देख लेंगे। फिर आपको जो फिफ्थ नंबर होगा सीसीआई। तो सीसीआई क्या आप जानते हैं, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ में रहता है, क्योंकि ये क्या है एक मतलब जो आज के समय में जो एंटी प्रॉफिटिंग जो मतलब बहुत सारे कंपनी जैसे अमेजन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारे एमएनसी कंपनी या गूगल हो गया। तो वो क्या है आपको अभी जो कंपनी जो कर रहा है वो बहुत सारा एंटी प्रॉफिटिंग बोल सकते हैं, या मतलब जो ट्रेड हो रहा है वो बिना मतलब आपको अपना प्रॉफिट दिखाए हुए, बिना रिव्यू दिखाए हुए या बिना अपना रिवेन्यू दिखाए वो क्या कर रहा है मतलब आपको ट्रेड कर रहा है। तो इसी कारण मतलब ये आपको अभी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, ये मतलब किसी पर जो कंपनी है जो मतलब सही से रूल को फॉलो नहीं कर रहा, चाहे वो एमएनसी कंपनी या किसी तरह कंपनी हो, उस पर क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है। इसलिए हम देखें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ इंडिया। फिर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिक्स नंबर आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। देखेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम क्या है, इसके अंदर कौन कौन सा स्कीम है, क्या मतलब इसका प्रोविजंस है, और स्कीम में कौन सा इसका मिनिस्ट्री है, किसके अंदर आता है, वो हम लोग अच्छे से यहाँ देखेंगे। तो ये जो मतलब जो आज इम्पोर्टेंट जो थीम था वो हमने मतलब यहाँ से आपको पिकअप किया, जो न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट आपको। तो इसी तरह ये मतलब स्लाइड होगा आपको, ये स्लाइड हम लोग क्या करेंगे मतलब ये स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगा। जो टेलीग्राम चैनल होगा आपको, अगर टेलीग्राम चैनल यहाँ देखें, ये आपको होगा क्वालिटी जीएस क्लासेस। अगर ये आप मतलब टाइप करेंगे क्वालिटी जीएस क्लासेस तो ये आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ये पूरा स्लाइड, इसमें हम लोग जो अच्छे से पॉइंट को डिस्कस करेंगे वो पॉइंटेड फॉर्म में, इसे आप मतलब वहाँ से निकाल के या मतलब उस पीडीएफ को आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर यहाँ डिस्कशन करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट थीम्स में। तो सबसे पहला टॉपिक जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस देखें जो एक्सप्लेन पेज पर आपको दिया गया है, तो यहाँ देख सकते हैं जो अपोजिशन पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है आपको मतलब जितना भी अपोजिशन मेंबर्स है, अपोजिशन जो लीडर है, लीडर अपोजिशन ऑफ लोकसभा में कौन है, राहुल गांधी जी है। तो इन्होंने क्या किया है कि आपको मतलब जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो बीजेपी एनडीए का गवर्नमेंट है, उनसे ये मतलब मांग किया है कि आप जो जीएसटी जो आप लगाते हैं ये इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरेंस पर जो हेल्थ इंश्योरेंस, ये बाकी इंश्योरेंस की ये बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि जो आप हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी लगाते हैं आप उसे या पूरी तरह मतलब हटा दें, नहीं तो उसका जो जीएसटी है वो कम कर दे। क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस पर जो आज के समय जो जीएसटी लग रहा है वो 18% आपको जीएसटी लग रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर क्लास फैमिली है वो मतलब उसे अफोर्ड नहीं कर पा रही है, लेस अफोर्डेबल फॉर मैनी सेक्शंस ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो पेनिट्रेशन होना चाहिए आपको इंश्योरेंस स्कीम का, जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का स्पेशली, वो
पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो ये मतलब आप देखेंगे जो कोरोना के बाद जो मतलब क्या हुआ, हेल्थ आज के समय में जो पीपुल है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया। तो हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण वो सबसे ज़्यादा आजकल जो प्रीमियम खरीदता है किसी तरह का इंश्योरेंस है, तो देखेंगे आप मिडिल क्लास फैमिली भी आप हेल्थ इंश्योरेंस आपको बना रहा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बनाने से क्या हो रहा है कि मतलब आपको किसी भी समय किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो जा रहा है तो उससे क्या होगा कि आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा। और जो एक, क्योंकि हॉस्पिटल में आप अगर जाते हैं तो वहाँ डायरेक्ट एक बार में आपको जो पैसा मांगता है, मतलब जो वहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो वो आदमी अगर हेल्थ इंश्योरेंस बनाता है तो उसमें कुछ आपको रिबेट मिलता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस आपको बहुत ज़रूरी है आज के समय में बनाना। तो इसमें बोला जा रहा है गवर्नमेंट को कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पर या जीएसटी घटाइए, नहीं तो जीएसटी को आप पूरी तरह यहाँ पर ख़त्म कर दीजिए, जिससे क्या हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब पीपुल उससे अफोर्ड कर सके। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पर क्या है आपको कि जीएसटी आप जानते हैं कि जीएसटी क्या क्या जो रिप्लेस कर दिया। जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो आपको सर्विस टैक्स और सेस टैक्स को रिप्लेस करके ये पूरा आप जीएसटी लगता है। ये मतलब मेनली हेल्थ इंश्योरेंस पर जो 18% का भी जीएसटी लगता है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो। तो ये जो पहले क्या था, ये 15% लगता था पूरा। अगर पहले जीएसटी तो नहीं था तो सेस टैक्स लग गया, किसी तरह का हेल्थ सेल्स लग गया या सर्विस टैक्स लग गया, तो 15% था। आज वो 18% हो गया। तो वो जो कंज्यूमर, जो इंड कंज्यूमर, जो पॉलिसी होल्डर्स होता है, उसे क्या कर, उसे मतलब ये परेशानी होती है, या मतलब वो आपको डिस्करेज होता है मतलब हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में। तो ये आपको इसमें मतलब जो अपोजिशन मेंबर्स है वो आपको यहाँ पर ये मतलब उठाए हैं आपको सवाल की इसे मतलब आप कम करें। अगर आप देखें तो ये अपोजिशन मेंबर ही है, मतलब आपको ये डिबेट नहीं उठाएं कि मतलब इसे आप कम करें। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने भी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को भी उन्होंने लिखा कि आप मतलब जीएसटी जो लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पर प्रीमियम लेते हैं उसको या कम करें, मतलब या आपको मतलब उसको हटा दें या उसे आप डिक्रीज करें। तो ये आप देख सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में दिया हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं कि क्या इंश्योरेंस का पॉलिसी है, वो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, इतना टेक्निकल में नहीं जाना है कि क्या कितना पॉलिसी लगता है, क्या मतलब इसके अंदर कितना परसेंटेज लगता है। लेकिन मेनली जीएसटी क्या होता है वो देख सकते हैं। तो जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आपको गुड्स और सर्विसेज पर लगता है जो डोमेस्टिकली आपको प्रोड्यूस होता है कंजम्पशन के लिए। तो टैक्स इज इंक्लूड इन द फाइनल प्राइस एंड पेड बाय जो हम लोग जितना भी सामान खरीदते हैं तो फाइनल जो कंज्यूमर्स होता है वो आपको ये बर्न करता है जीएसटी का जो प्राइस होता है, जीएसटी जो होता है सो। तो फाइनल प्राइस एंड पेड बाय कंज्यूमर्स एट पॉइंट ऑफ सेल एंड पास्ड टू द गवर्नमेंट बाय द सेलर। तो अब जो प्रोडक्ट, इसलिए देखते हैं जो अगर सबसे ज़्यादा जो जीएसटी कलेक्शन होता है वो महाराष्ट्र से होता है, दिल्ली से होता है, या जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको कंज्यूम करता है। तो कंज्यूमर क्या होता है, जैसे कि आप यूपी में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हो गया। अगर वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर महाराष्ट्र में अगर वो कंज्यूम हो रहा है तो महाराष्ट्र को वो जीएसटी कलेक्शन सबसे ज़्यादा, इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है आपको। जीएसटी यूजुअली टैक्स्ड एज ए सिंगल रेट अक्रॉस नेशन। तो जीएसटी अगर मेनली बोला जाए तो वो सिंगल होता है, मतलब कि पूरे नेशन में, पूरा कंट्री में एक ही तरह का जीएसटी होगा। 18% जीएसटी अगर लग रहा है हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% लगेगा। अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में देखें तो कोचिंग में भी अगर जाएंगे तो आपको जो स्टडी आप वहाँ पर कोचिंग फी देते उसमें भी आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। तो इस तरह का जीएसटी क्या होता है, मेनली आपको जो पूरे नेशंस में पैन इंडिया में आपको सेम होता है। अगर देखें तो गवर्नमेंट प्रीफर्स जीएसटी एज इट सिंप्लीफाइज द टैक्सेशन सिस्टम एंड रिड्यूस टैक्स अवॉइडेंस। ये क्या होता है कि जो मतलब पहले क्या होता है, बहुत तरह का टैक्स लगता था, वैट देना पड़ा, सर्विस टैक्स देना पड़ा, हेल्थ सेस देना पड़ा, या बहुत तरह का अलग सा टैक्स होता था। लेकिन आजकल क्या है, एक जीएसटी सिर्फ लगता है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स इधर उधर पे नहीं करना पड़ता। ये टैक्स को क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है। जो कॉमन पीपुल है उसे भी मतलब कि क्या हो रहा है कि दिक्कत नहीं हो रहा है टैक्स को आपको देने में। तो क्रिटिक्स मतलब जो क्रिटिसिज्म जो है जीएसटी का, वो बोलता है कि ये जो लोअर इनकम जो अर्नर्स है, लोअर इनकम पीपुल है, मिडिल क्लास है, उनको बहुत ज़्यादा ये बर्डन हो गया। आप वो हर एक चीज़ पर जीएसटी पे करते हैं। आज आप लोग देखेंगे जो पैकेज्ड आइटम हो सकता है, या आपको फ्रूट्स हो गया या वेजिटेबल्स हो गया, या पैकेज्ड आपको देख सकते हैं दाल चावल हो गया, या पैकेज्ड आप देख सकते हैं आज के समय में मिल्क कर्ड हो गया, इस पर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ा। इसलिए बोला जाता है जो लोअर इनकम्स पीपुल है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसे भी आप जीएसटी आजकल ज़्यादा पे करना पड़ा। लेकिन हायर इनकम्स का क्या होता है, उसको तो इनकम ज़्यादा है लेकिन सेम अगर जीएसटी उसे पे करना पड़ता तो इसे रिग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। अगर आप जीएसटी की बात करें तो जीएसटी को रिग्रेसिव टैक्स ही बोला था। रिग्रेसिव टैक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। तो रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि मतलब इसमें जो पुअर है, पुअर को भी सेम टैक्स दे रहा है, और जो मतलब हाई क्लास फैमिली जो रिच है उसे भी सेम टैक्स देना पड़ा। लेकिन दोनों का इनकम तो
तो अलग है, अगर ये 1000 रुपया कमा रहा है, ये 1 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन अगर ये 10% टैक्स पे कर रहा है, ये 10% टैक्स पे कर रहा है, तो उसके कारण क्या हो गया, ये आपको ये तो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है अपने मतलब जो इनकम के अनुसार, और ये जो रिच पीपल जो पे कर रहा है, ये 1 लाख रुपया अगर कमा रहा है, तो ये ज़्यादा ये कम इनकम टैक्स पे कर रहा है आपको, मतलब जो जीएसटी पे कर रहा है आपके अपने मतलब जो इनकम के अनुसार। इसलिए बुलाते हैं ये रिग्रेसिव टैक्स से क्रिटिक्स ने जो बताया है वो हम लोग ने यहाँ देख लिया। तो ये आपको जीएसटी से रिलेटेड था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपको एनडीएमए। एनडीएमए हम लोग देखा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसमें डीएम एक्ट जो मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट आपको एक्ट है जो 2005 में आपको क्या हुआ था, ये लागू हुआ था 2005 में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का क्या है और एनडीएमए, और ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अभी अमेंडमेंट्स प्रपोज किया गया है, ये अभी बिल है, ये अभी पास नहीं हुआ, ये बिल अभी प्रपोज किया गया है। देखते हैं इस बिल में आगे जाके क्या होता है, कौन कौन सा बिल इस बिल में जो प्रपोज किया गया वो बताया गया है कि आप अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसे एक नया मतलब एक अथॉरिटी बनाइए। जैसे क्या होता है एनडीएमए में आपको सिर्फ, अगर एनडीएमए के रोल की बात करें तो एनडीएमए में अगर आप देखें यहाँ पर, तो एनडीएमए में क्या होता है कि सिर्फ आपको कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन होता है। ये प्रोवाइड क्या करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया को प्रोवाइड करता है। सबसे पहले जो इनेक्ट हुआ था ये गुजरात अर्थक्वेक जो 2001 में हुआ था उसके बाद इनेक्ट हुआ था। ये आपको नेचुरल डिजास्टर को भी इंक्लूड करता है, ये मैन मेड डिजास्टर को भी इंक्लूड करता है। एनडीएमए एक्ट जो है इस्टेब्लिश कौन कौन से बॉडी को करता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये पूरा इंडिया लेवल पर जो वर्क करता है सो, और एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल पर, इसके अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इसके अंदर काम करती है, आपको वो स्टेट लेवल पर हो गया। तो ये बोला जा रहा है कि जो अर्बन गवर्नमेंट है, जो अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आपको इंक्लूड होते हैं। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो इंक्लूड होता है वहाँ पर, उसमें बोला जा रहा है कि जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो अर्बन लेवल पर भी होना चाहिए। तो अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपको ही बनाना चाहिए, जिसके कारण क्या हो कि जल्दी से मतलब जो आज के समय नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वो क्या हो उसके कारण मतलब जो आपको अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाते हैं, तो वो फिर वो जो आपको कंपनसेशन दिया जा रहा है या किसी तरह का जो हेल्प मिल रहा है या जो मतलब कि जो लाइफ का लॉस हो रहा है या किसी तरह उसे उस पर जो रिलेटेड कंपनसेशन मिला, वो आपको जल्दी से जल्दी और वहाँ पर जो काम हो, मतलब जो डिजास्टर के बाद जितने तरह का लाइफ लॉस हुआ या मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ, तो वो आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पर उस चीज़ में काम हो। इसलिए ये मतलब ये आप नया किया जा रहा है। मैन मेड डिजास्टर का उसका डिफिनीसन चेंज किया जा रहा है। आज के समय जो मैन मेड डिजास्टर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे फैक्ट्री आपको कहीं आग लग गया या कहीं से बिल्डिंग फायर हो गया, या मतलब बोल सकते हैं कि किस तरह का फ्लड आ गया, तो उसके कारण ये मैन मेड डिजास्टर का डिफिनीशन बोला जा रहा है चेंज। तो जब बिल आपको प्रपोज होगा, जब बिल आपको ये एक्ट बन जाएगा, तो हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन मेनली जो यहाँ पर आपको जो टर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट देखें, अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, तो आप देख सकते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट आपको 2005 है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ये जो दिसंबर 23 2005 में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव मतलब ये एक्ट को अप्रूव किए थे। तो जो डिजास्टर, ये आपको 2005 में ये एक्ट बना, तो ये इतना ध्यान नहीं रखना, 79 सेक्शन से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बना। ये आपको किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नोडल मिनिस्ट्री है। ओवरसीइंग जितना भी नेशंस में डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वो सब आपको होम मिनिस्ट्री आपको ये देखती है। तो द एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर मॉनिटरी सिस्टम सच एज एस्टेब्लिशिंग फंड फॉर डिजास्टर रिलीफ एंड अर्जेंट। देखते हैं आप जो नेशनल डिजास्टर फंड जो बनता है ये इसी के अंदर बनता है आपको। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो एक्ट क्रिएट्स अ नंबर ऑफ एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ कैटास्ट्रॉफी। जो आपको नेशनल लेवल पर जो डिजास्टर होता है, स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, तो ये आपको ऑफर्स प्लान भी करता है और जो हैंडल भी करता है जितना भी तरह का डिजास्टर होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो एक्ट 2005 में बना था, तो ये इस्टेब्लिश करती है डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कंट्री में जो नेचुरल और मैनमेड जो डिजास्टर्स होता है, कैलामिटीज होता है, ये आपको इंपावर्स करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ऑल पोर्शन ऑफ द नेशन जो इम्पैक्ट होता है डिजास्टर से, जो उसके लिए जो डेवलप हो, प्रिपरेशन का मिटिगेट हो, वो डिजास्टर जो रिस्क हुआ, जो कॉन्सिक्वेंसेज डिजास्टर्स हुआ या क्या उससे इफेक्ट हुआ, उसको मिटिगेट करने के लिए मतलब जो एक एम्पावरमेंट जो एक लेजिस्लेशन बनाया जाता है। ये एक्ट ऑल्सो गिव द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू क्रिएट वेरियस अथॉरिटीज।
और ये स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देती है या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि आप मतलब बहुत सारे अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मतलब विलेज लेवल पर आप बना सकते हैं जो मैनेजमेंट करे आपको डिजास्टर को। ये आपको आल्सो इट ऑल्सो कवर्स अदर थिंग्स लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग, रिलीफ मेजर्स एंड मिटिगेशन मेथड, इसको भी क्या करती है आपको कवर करती है। तो ये हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में जो ये आपको टर्म था, ये क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होता है और क्या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, ये हम लोग देख लिया। मेनली यही दो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। अगर नेक्स्ट जो टॉपिक पर हम लोग आए तो नेक्स्ट टॉपिक आपको है येन कैरी ट्रेड। तो येन आप लोग जानते हैं, जो येन होता है ये कहाँ का करेंसी है, आप लोग हम लोग दिखाती है जापान का करेंसी है। तो बोला जा रहा है कि जापान में क्या हो रहा है कि जापान अभी के समय में जो करेंसी हो रहा है, जापान का वैल्यूएशन करेंसी का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जापान में जो करेंसी आप वहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या करेंसी वहाँ पर अगर आप लेते हैं, जैसे आप किसी क्या होता है कि कोई भी कंट्री अगर किसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कोई भी कंट्री का कंपनी एमएनसी कंपनी आकर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इंडिया में अगर लो इंटरेस्ट रेट पर अगर उसे मतलब आपको फंड मिल रहा है या लो इंटरेस्ट पर अगर कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है बैंक से या किसी मतलब आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो क्या करता है कि वहाँ लो इंटरेस्ट लेवल पर आपको करेंसी को वहाँ से मतलब वो पिकअप वो उठाता है वहाँ से और फिर जाकर वो इन्वेस्टमेंट करता है, कोई फैक्ट्री सेटअप करता है। तो उसमें क्या होता है कि उसका इन्वेस्टमेंट अगर मतलब आपको करेंसी या मनी सबसे ज़्यादा जो कैपिटल अगर कम रेट में मिल गया तो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट हाई होता है, फिर आपको जॉब ज़्यादा क्रिएट होगा और मतलब प्रॉफिट भी कंपनी को ज़्यादा होता है। तो वो जापान में बोला जा रहा है कि जापान में ये मतलब बहुत लो इंटरेस्ट करेंसी मिलता है, तो बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं जापान में जाके वहाँ से करेंसी आपको निकालते हैं, वहाँ से मनी आपको लो इंटरेस्ट पर लेते हैं और जाके दूसरे देश में वो इन्वेस्ट कर देते हैं, हाई जहाँ पर हाई इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वहाँ पर जाकर वो बॉन्ड खरीद लिए या किसी तरह का वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो इसलिए जापान का जो करेंसी आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो डॉलर को भी बोला जा रहा है वो पीछे छोड़ देगा आपको। तो ये आपको अभी एक नया टर्म आया येन कैरी ट्रेड। तो येन कैरी ट्रेड क्या होता है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। ग्लोबल इन्वेस्टर तो जानते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं कि जहाँ पर हमको पैसा मिल रहा है, जहाँ पैसा बना सकते हैं वहाँ पर हमको बोरो करना। तो वो जहाँ पर लो इंटरेस्ट होता है जो कंट्री वहाँ से वो बोरो करते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर करेंसी आपको हायर इंटरेस्ट रेट देता है, तो उसे हम लोग कैरी ट्रेड करते हैं। मतलब कैरी ट्रेड क्या हो गया कि मतलब एक कंट्री से आप कंट्री वन से पैसा उठाएं कंट्री टू में जाके इन्वेस्ट कर दिए, सिंपल टर्म में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से लो इंटरेस्ट में आप उठाएं, जैसे यहाँ अगर आप 0.1% में उठाएं यहाँ पर पैसा, यहाँ पर अगर 10% आपको मतलब या 5% ही बोल सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप जाके इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कमाई होगा। तो इसी को कैरी ट्रेड बोला जाता है। तो बोला जा रहा है कि अभी मतलब जो आपको जापान है वो क्या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ये करेंसी बहुत इसका ट्रस्टेड है। हम लोग भी मतलब जो आपको यूज़ करते हैं जो करेंसी आपको फॉरेक्स रिजर्व में, उसमें येन भी एक करेंसी है, इसका मतलब एक वैल्यूएशन है आज के समय, इसको येन कैरी ट्रेड्स बोला जा रहा है। यहाँ से अगर पैसा उठा के आप इन्वेस्ट करें ब्राज़ील में, इंडिया में, यूएस में। तो बोला जा रहा है कि जापान का जो अभी इंटरेस्ट रेट था बहुत दिन तक बहुत कम था। बोला जा रहा है कि जापान का जो इंटरेस्ट रेट था अभी 0.25%, देख सकते हैं कितना कम इंटरेस्ट रेट है। तो अभी जो रसिया यूक्रेन का वार हुआ था उसमें बहुत सारे मतलब कंपनी ने, बहुत सारे कंट्री ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था, लेकिन जापान ने इंटरेस्ट रेट कम किया। तो जापान का अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट 0% मतलब 2011 से 16 समझ सकते हैं 0% इंटरेस्ट रेट पर आपको पैसा दे रहा है। तो और कभी कभी तो -0 वो उल्टा ही आपको ही पैसा दे रहा है। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ग्रो करने के लिए ऐसा जापान ने किया है। तो अभी इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा है तो उसके कारण ये न्यूज़ में आपको। तो बोला जा रहा है कि हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको मतलब येन कैरी ट्रेड बिकॉज इन्वेस्टिंग इन येन नाउ पेज हाई रिटर्न्स। तो यहाँ पर आपको हायर रिटर्न्स मिलेगा, यील्ड्स ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए आपको मतलब यहाँ पर जापान का जो करेंसी का जो वैल्यूएशन है वो आपको तेज़ी से इंक्रीज हुआ। तो ये हम लोग याद है, मेनली जो टर्म है ये आपको कैरी ट्रेड याद रखना है। कैरी ट्रेड क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये सिंपली आपको टर्म पूछ देते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछ देते हैं। तो ये था आपको मतलब जापान ट्रेड करेंसी में। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक देखें ये आपको वाटर प्लान जो प्रपोज किया गया है यहाँ पर, और वाटर प्लान की हम लोग बात करें तो ये वाटर प्लान जो प्रपोज किया गया प्रपोज्ड मालवा कैनाल है। तो ये मालवा कैनाल क्या होता है, मालवा कैनाल आप देख ले तो ये प्रपोज किया गया 149.53 किलोमीटर का कैनाल है, जो कि आपको मालवा के मतलब आफ्टर मालवा के नाम से ये बनाया जा रहा है। ये भी बनाया नहीं गया है, बोला जा रहा है कि बहुत मतलब आपको कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगेगा। पंजाब गवर्नमेंट ने ये मतलब बोला है कि बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मतलब मदद मांगी है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। इसके कारण क्या होगा कि आपको जितना भी जो क्या होता है कि जो ब्यास और रवि जो कैनाल है यहाँ पर जो बना हुआ भाखड़ा मेन कैनाल, वहाँ से आपको पानी उतना ज़्यादा जो ये आपको
पंजाब में नहीं मिल पाता। इसके कारण क्या होता है कि पंजाब में उस तरह का मतलब आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हो पा रहा। तो ये गवर्नमेंट वहाँ प्रपोज करी कि एक कैनाल बनाया जाए, जिसके कारण ये आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ ग्रो करे। तो यही मैंने आपको याद रखना है। ये क्या गवर्नमेंट का चैलेंजेस है, जानते हैं कि फंडिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी देखें जो बर्डन है आपको, मतलब पंजाब गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा बर्डन है वो आपको, जो इतना ज़्यादा कर्जा आपको लेके बैठी हुई है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि वो 3.5 लाख अभी भी कर्जा है, मतलब डेट बर्डन है। अब वो अभी 2300 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। तो ये आपको जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ये देगा नहीं। तो ये आपको चैलेंजेस है आपको। अब बहुत सारे मतलब जो ओपिनियन जो मिल रहा है क्रिटिक्स का, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ये पानी भी नहीं है सतलज जोन के, जो यहाँ पर कैनाल बना के आप सोचें कि हमको यहाँ से पानी मिल जाए। तो ये क्लाइमेट चेंज के कारण कभी भी कुछ चेंज हो सकता है, और कैनाल बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है। इसलिए ये मतलब एक न्यूज़ में मेनली आपको याद रखना है कि मालवा कैनाल आपको पंजाब में प्रपोज किया गया। तो इतना ही यहाँ इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट टॉपिक है सीसीआई। तो सीसीआई क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जो सीसीआई होता है आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन ऑफ कमीशन इंडिया ने अभी एप्पल्स का जो ऐप स्टोर है उस पर मतलब आपको रिपोर्ट किया है, उस पर कंपनी पर फाइन भी किया है, और मतलब आपको कंप्लेन भी किया है कि ये मतलब किसी तरह से आपको फर्जी कर रही है। मतलब बोल सकते हैं कि आपको ज़्यादा रिवेन्यू कमा रही है, लेकिन उस तरह से आपको टैक्स पे नहीं कर रही। तो अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात करें, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट आपको है कि कंपटीशन ऑफ कमीशन क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एस्टैब्लिश कब हुआ था? कंपटीशन एक्ट 2000 के तहत ये एस्टैब्लिश हुआ था वाजपेयी गवर्नमेंट के समय। इसका एम क्या है? प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड इंश्योर फ्रीडम टू ट्रेड। और ये मतलब क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये आपको स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है, और जो केसेस होता है आपको उसको एजुकेट करती है। अब जो सीसीआई होता है, सीसीआई आपको मतलब जो इवोल्यूशन हुआ किस तरह, कैसे इवोल्यूशन, जो जानते हैं 1991 में जो आपको ग्लोबल जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसके बाद ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आपको इवॉल्व हुआ। फिर आपको ये इसने जो कंपटीशन ऑफ कमी था ये किसको रिप्लेस कर दिया? आपको मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव जो ट्रेड प्रैक्टिसेस था, एमआरटीपी एक्ट, उसको रिप्लेस कर दिया। ये किसके रिकमेंडेशन से? राघवन कमेटी से। ये रिकमेंडेशन आपको याद रखना है। स्टैट्यूटरी बॉडी ये याद रखना, क्वासी डिजिटल बॉडी ये याद रखना। ये किसके तहत बना? ये कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत ये याद रखना आपको। की फीचर्स देखें कंपटीशन कमीशन ऑफ कंपटीशन एक्ट का, तो ये 2002 में पास किया गया था, अमेंडेड किया गया फिर मॉडर्न कंपटीशन लॉ के अनुसार। फिर प्रोहिबिट्स एंटी कम्पिटिटिव जो एग्रीमेंट होता है, जैसे कोई कंपनी अगर फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, और कोई अगर छोटा सा कंपनी, अगर आपको यहाँ पर कंपटीशन अगर नहीं दिख रहा है, कोई प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ता में ये बेच रहा है लेकिन इसे ये प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा, तो ये कंपटीशन को आपको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को मतलब बंद करने के लिए ये कंपटीशन का आपको गठन किया गया। तो कंपटीशन कमीशन का ये कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया इसके अंदर। अगर देखें तो नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल भी आपको क्या किया? रिप्लेस कर दिया। तो कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल 2017 में इसको रिप्लेस करके ये आपको बनाएगा। यहाँ पर आप मतलब फर्दर जो आप अपना प्रॉब्लम ग्रीवांसेस लेके आप जा सकते हैं। फिर कंपोजिशन अगर देखें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये कंपोजिशन किसका चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स इसमें आपको अपॉइंट होते हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करती है। मेंबर्स मस्ट पोजेस सिग्निफिकेंट एक्सपर्ट्स होना चाहिए वेरियस, जैसे लॉ में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, क्योंकि आपको इसी से डील करना है यहाँ पर। और ये आपको अगर मैनेजमेंट है और एक और भी अगर मेंबर है तो वो जज ऑफ हाई कोर्ट के मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कि जज ऑफ हाई कोर्ट के अनुसार जो क्वालिफिकेशन है आपको, तो आप में इसका मेंबर बन सकते हैं। तो ये कंपोजिशन था। तो इतना ही कंपटीशन ऑफ कमीशन में हमको याद रखना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट स्पेंड्स 14% ऑफ फंड्स अंडर आयुष्मान भारत ऑन दोज ओवर 70 ईयर्स। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है कि आयुष्मान भारत क्या होता है, आयुष्मान भारत कौन सा स्कीम है, इसके अंदर कौन कौन सा स्कीम है आपको। तो अगर हम देखें आयुष्मान भारत स्कीम, तो ये आयुष्मान भारत स्कीम का जो फीचर्स है और क्या आयुष्मान भारत होता है, आयुष्मान भारत के अंदर जो होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका सेवरल सिग्निफिकेंस और फीचर्स है। अगर देखें तो यहाँ आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आपको वर्ल्ड में, समझ सकते हैं, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये स्कीम जो फंड किया जाता है ये पूरी तरह गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है, और वो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया था। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन सेवरल सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, जो हॉस्पिटलाइजेशन का आपको केयर हो गया, किसी तरह का अगर जैसे ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गया या मेडिकल फैसिलिटी हो गया, वो आपको प्रोवाइड करने के लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये बोल सकते हैं ये पुअरली
पीपल को दिया जाता है। अगर जो सोशली इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अनुसार जो 2011 में सोशली इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, उसके अंदर जो बेनिफिशियरी है आपको, वो बेनिफिशियरी है वो वल्नरेबल ग्रुप से आते हैं, वो पुअर ग्रुप से आते हैं, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, या बोल सकते हैं जो बीपीएल फैमिली से आते हैं, उनको ये दिया जाता है। ऑल ओवर इंडिया में सबको नहीं मिलता है। तो इसलिए ये इसका जो स्कीम का जो आपको बेनिफिट है वो 5 लाख मिलता है पर फैमिली पर ईयर। एक फैमिली में आपको 5 लाख रुपया मिला जाता है पर साल। ऑल द पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज टू मीट देयर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। ये नहीं कि फिजिशियन के यहाँ जाएँ तो वो दवाई ले उसके वो आपको कवर होगा, नो, इसके अंदर जो आपको कवर होगा वो सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के जो अंदर जो नियम जो है अंदर जो प्रोविजंस आता है वो आपको यहाँ पर कवर होगा। तो यहाँ देखते जो बेनिफिशियरी चूज किया जाता है वो किसके तहत चूज किया जाता है, ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के 2011 में हुआ था। ये 10.7 करोड़ फैमिलीज आपको इसके अंदर अभी मतलब आपको इनरोल है। 40% ऑफ द बॉटम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आर कवर्ड अंडर दिस हेल्थ केयर स्कीम। देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपको यहाँ पर कवर है। आउट ऑफ डेट अराउंड 8 करोड़ फैमिलीज आर फ्रॉम द रूरल एरियाज। इसमें से जो 8 करोड़ फैमिली है 10 करोड़ में वो आपको रूरल एरिया गाँव से बिलोंग करती है, रिमेनिंग फ्रॉम द अर्बन। और जो 2 करोड़ 7.74 जो आपको करोड़ फैमिली है वो आपको अर्बन एरिया से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अगर बेनिफिशियरी देखें यहाँ पर बेनिफिशियरी आपको क्या होता है, कैशलेस एक्सेस मिलता है हेल्थ केयर सर्विस में। वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आपको मिलता है। इलाज का जो खर्च होता है वो जो इसके अंदर ये जैसे सब प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट जो पब्लिक हॉस्पिटल होगा उसमें सब में मिलेगा। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जो इनरोल होता है आपको जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आयुष्मान भारत स्कीम से, उसमें मतलब आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये पूरे कंट्री में आपको बेनिफिट मिलेगा। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर सर्विस आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम्स। द स्कीम्स कवर द मेडिकल एक्सपेंसेज अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 15 days ऑफ द पोस्ट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से पहले अगर 3 दिन का आपको पूरा मेडिकल एक्सपेंसेज होगा, जितना भी जांच का खर्च होता है, कुछ भी हो रहा है, टेस्ट हो रहा है उसका। और जो हॉस्पिटलाइजेशन प्री हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिन, अगर जैसे किसी तरह का सर्जरी ऑपरेशन हो रहा है और 15 दिन आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, हॉस्पिटल में आप मतलब कि आपको भर्ती किया गया, तो उसके बाद भी जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है उसका भी पूरा आपको यहाँ पर इंश्योरेंस कवर होगा। तो प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन आल्सो कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस स्कीम। तो अराउंड बोला था 1393 प्रोसीजर्स आर इंक्लूडेड अंडर द इस स्कीम। इसके अंदर 1393 जो प्रोसीजर्स है वो आपको इंक्लूड किया गया। ये आपको ये बेनिफिशियरी अवेल कर सकता है। मेडिसिन का भी खर्च ये आपको उठाएगी। फिजिशियंस फी हम लोग ने देखा ना, फिजिशियंस फी भी ये उठाती है आपको, उसका भी खर्च। रूम और आईसीयू का जो चार्ज होता है वो ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये आयुष्मान भारत कार्ड बहुत स्टूडेंट ने भी बनाया होगा, बहुत सारे मतलब फैमिली ने ये बनाया भी होगा आयुष्मान भारत स्कीम। आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा कि ये मतलब आपके अगर फैमिली ने इसे बनाया होगा। तो ये आपको इंश्योरेंस आपको स्कीम था, यहाँ से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये आज जो इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक था ये इतना ही था। जो टोटल नंबर जो टॉपिक्स आपको कितना टॉपिक्स था, ये आपको 6 टॉपिक्स था। तो फर्स्ट जो जीएसटी हम लोग ने देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने डीएम एक्ट और इंडिया में रोल देख लिया, येन देख लिया जो जापान का करेंसी है, फिर मालवा कैनाल देख लिया, सीसीआई देख लिया, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देख लिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज के इंपॉर्टेंट जो थीम्स था इंडियन एक्सप्रेस में, ये हम लोग ने देख लिया। पहले हम लोग क्या करते थे कि न्यूज़पेपर लेते थे, वहाँ से आपको लाइन बाय लाइन मतलब आपको रीडिंग करके वो पढ़ाते। लेकिन आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट थीम्स बनाएंगे और जो स्लाइड्स होगा वो आप स्लाइड्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। इससे क्या होगा कि आप डिवाइस भी कर सकते हैं और ये ज़्यादा मतलब इफेक्टिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट थीम्स है वो मिल जा रहा है, उसके साथ जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, जो पॉइंटेड फॉर्म में जो नोट्स है वो आपको मिल जा रहा है। तो इसी तरह मतलब इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।